जय हिंद साथियों। मैं तरुण कुमार आप सभी का इनकर परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर जो नवीन सर की नायक सीरीज चल रही है उसका फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले सेट नंबर 18 और सेट नंबर 19। इस वीडियो आप लोगों को पसंद आती है और आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए। आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करना कतई नहीं भूलिएगा और आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा अपने चैनल को, जिससे कि हम और बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए ला सकें। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं क्लास की ओर। सेट नंबर 18 पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग। किस राज्य का किस राज्य का जो बल्ती नृत्य है यह विशिष्ट, क्योंकि बल्ती भाषा में इसकी पोशाक, संगीत और गीत है। यह नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों पर किया जाता है। कब? दुर्लभ अवसरों पर किया जाता है। और किस राज्य का है? तो यह है लद्दाख राज्य का। किसका? लद्दाख राज्य का रहने वाला है। अगर बात की जाए पांडव और जागर की, तो यह उत्तराखंड के महत्वपूर्ण नृत्य हैं। और वहीं रहू और बच्चा नगम की बात की जाए तो जम्मू एंड कश्मीर। रहू बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ये कहाँ का है? यह भी जम्मू कश्मीर का है। इसी क्रम में देखते हैं लद्दाख के कुछ अन्य नृत्य, जैसे सोंडोल हो गया, जिसे हम शाही नृत्य के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछा जाए कि शाही नृत्य सोंडोल किस राज्य से संबंधित है, तो वो लद्दाख से संबंधित है। जब्रो हो गया, चिनेमो हो गया, कौशन कोम्पा हो गया, ये किससे संबंधित है? तो ये लद्दाख के राज्य के कुछ महत्वपूर्ण नृत्य हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है, किसने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बना है? वह कौन सी जगह है? वह कौन व्यक्ति है जिसने कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी? तो वह है रुक्मिणी देवी अरुणडेल। इन्होंने जो कला क्षेत्र फाउंडेशन है इसकी स्थापना कब की थी? तो इन्होंने की थी 1936 ईस्वी में। कब? 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो रुक्मिणी देवी अरुणडेल हैं यह किससे संबंधित हैं, या फिर कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसके लिए की गई थी, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित, और इन्होंने भरतनाट्यम के लिए ही इसकी स्थापना की थी। और इन्हें जो भरतनाट्यम में सादर शैली है उसकी जानकी या माता या जन्मदात्री भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दीपशिखा फाउंडेशन की स्थापना कब और किसने की थी, तो वो की थी 1984 ईस्वी में अलामरले वल्ली ने। किसने? अलामरले वल्ली ने। ये किससे संबंधित है? तो यह भी भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे? भरतनाट्यम से संबंधित है। अगर वहीं पूछा जाए मृणालिनी साराभाई किस किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो यह दो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। वो कौन कौन से? भरतनाट्यम और कथकली। किससे? भरतनाट्यम और कथकली से। ऐसे आपको एक नाम और याद रखना है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि ये दो व्यक्ति है जो दो दो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। जैसे मृणालिनी साराभाई हो गया भरतनाट्यम और कथकली, और वहीं यामिनी यामिनी कृष्णमूर्ति हो गए भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। आपको बताना है कि जो कुचिपुड़ी है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, और भरतनाट्यम आपको पता है तमिलनाडु का है, वहीं कथकली आपका केरल का है। कहाँ का? केरल का। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, असगरी बाई जो असगरी बाई को मुख्य रूप से संगीत की किस विधा में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? जो अस्करी बाई जी हैं इनको संगीत की किस विधा के लिए याद किया जाता है? तो वह ध्रुपद विधा। क्या ध्रुपद विधा के लिए इनको याद किया जाता है? अगर पूछा जाए कि ध्रुपद विधा से संबंधित कुछ अन्य व्यक्ति कौन है, तो वह मुकुंद देव साहू, पंडित राम कुमार मलिक। अगर पूछा जाए कि ध्रुपद में 2024 का पद्म श्री अवार्ड किसे दिया गया था, तो 2024 का पद्म श्री अवार्ड दिया गया था, वो दिया गया था लक्ष्मण भट्ट को। किसमें? ध्रुपद में। इसी के साथ अगर पूछा जाए कि
कर्नाटक विधा के संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार, कर्नाटक विधा से संबंधित व्यक्ति कौन है? कर्नाटक विधा किस क्षेत्र की विधा है? तो है यह दक्षिण भारत की विधा है। कहाँ की? दक्षिण भारत की विधा है। इससे संबंधित व्यक्ति हैं अरुणा साई राम, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, लालगुडी जयराम। कौन? लालगुडी जयराम। इस किससे संबंधित है? तो यह कर्नाटक विधा से संबंधित रहने वाले हैं। इसी क्रम में बात करते हैं जो तत्वाद्य क्या है। जो तत् है यह कौन कौन से वाद्य होते हैं या यह किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है? जो तार वाले वाद्य होते हैं, जिन वाद्य यंत्रों में तार लगा होता है उन्हें हम तत्वाद्य के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर से समझे, जैसे गिटार हो गया, संतूर हो गया और सितार हो गया। इसी क्रम में चेरा पहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? तो चेरा पहारा जो अनुष्ठान है यह उड़ीसा की जो रथ यात्रा होती है, उड़ीसा में जो रथ यात्रा होती है उससे संबंधित है। और यह जो उड़ीसा रथ यात्रा है यह दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली रथ यात्रा है। इतनी दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली यात्रा है। और यह कहाँ से कहाँ तक होती है? तो पुरी से लेकर गुणिया तक यह यात्रा चलती है। कहाँ से? पुरी से लेकर गुणिया तक। इसमें अगर पूछा जाए कि जो चेरा पंडारा अनुष्ठान है इसमें किसकी पूजा की जाती है? इसमें पूजा की जाती है भगवान जगन्नाथ और उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र की और उनकी छोटी बहन सुभद्रा की। किसकी? छोटी बहन सुभद्रा की इसमें पूजा की जाती है। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि मानक तीरंदाजी में स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य में कितने व्रत होते हैं? जो सर्किल्स बने होते हैं यह कितने होते हैं? तो ये कितने होते हैं, इनकी संख्या हम लोगों से पूछी जा रही है। तो उनकी संख्या होती है 10। कितनी होती है? 10। अगर आपसे पूछा जाए कि तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वह है भूटान का। तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। और तीरंदाजी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो वो किया गया था 1900 ईस्वी में। कब? 1900 ईस्वी में तीरंदाजी को ओलंपिक में शामिल किया गया था। अगर बात की जाए तीरंदाजी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली की जो एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे वो हो गया, वो हैंड हो गया, बुल्स आई हो गया, फुल ड्रा हो गया, आर्म गार्ड हो गया, रिलीज हो गया। और जो वुल्स आई है इसके एक अन्य नाम भी जाना जाता है, वो है केंद्रीय बिंदु। इसे केंद्रीय बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात की जाए हाउस दैट अपील का संबंध किस खेल से है? तो है क्रिकेट से। क्रिकेट की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, जैसे वेज बॉल हो गया, फॉलो ऑन हो गया, गुगली हो गया, LBW हो गया, DLS हो गया, DRS हो गया, कवर हो गया, लॉन्ग ऑन हो गया, लॉन्ग ऑफ हो गया। ये संबंधित शब्दावली है अपनी क्रिकेट से। अगर बात करें कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की, तो द फॉल ऑफ अ स्पैरो किसकी आत्मकथा है? तो सलीम अली की आत्मकथा है। किसकी? सलीम अली की आत्मकथा है। सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। द वन एंड ओनली शो किसकी पुस्तक है? तो राज कपूर की है। किसकी? राज कपूर की। वही क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव की पुस्तक है। किसकी? कपिल देव की। अगर पूछा जाए कि क्या खोया क्या पाया और ना दैत्य ना पलायन, एक दो किताबें हैं, किन की किताबें हैं या किन की पुस्तकें हैं? तो हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। किसकी? जो अटल बिहारी वाजपेयी की। यह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो कितने नंबर की प्रधानमंत्री बने थे? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न। जो अपना अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है?
क्या बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। इन गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? वो कराया था अशोक ने। किसने? अशोक ने। और यह बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ पर? बिहार राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि एलिफेंटा की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ है? तो यह है महाराष्ट्र में है। वहीं बाघ और उदयगिरी और पांडव की गुफाएं मध्य प्रदेश में, बेलम की गुफाएं आंध्र प्रदेश में, रावण फोंडी गुफाएं कहाँ पर? एलोर एलोर कर्नाटक में स्थित हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय डॉप परीक्षण प्रयोगशाला का हेडक्वार्टर कहाँ है या फिर कहाँ पर यह स्थित है, तो है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 2008 में आईओसी द्वारा की गई थी। इसके आईओसी के द्वारा की गई थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल राज्यपाल किस भाग में है? तो राज्यपाल भाग 6 में है। भाग 6 क्या है? भाग 6 है अपना स्टेट या राज्य। भाग 6 क्या है? स्टेट या राज्य। राज्यपाल कहाँ का प्रमुख होता है? तो वो होता है राज्य का प्रमुख होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल की उम्र कितनी होनी चाहिए, मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो राज्यपाल की मिनिमम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए और वह राज्य विधानसभा में चुनने योग्य होना चाहिए। जो राज्यपाल है वो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। क्या? कार्यपालिका की प्रमुख होगा। राज्यपाल किस किस की नियुक्ति करता है? तो मुख्यमंत्री, सीएम, सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के मुख्य अधिकारियों और महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राज्यपाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो आर्टिकल 165। महाधिवक्ता से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो वो होता है अपना 165 नंबर। महाधिवक्ता होता कौन है? तो यह होता है राज्य सरकार का प्रमुख सलाहकार कह सकते हैं इसको, या फिर बोल सकते हैं राज्य सरकार का प्रमुख वकील। अगर आपसे पूछा जाए कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल, 5 साल या फिर कितना होता है? 5 वर्ष का। एक किस आर्टिकल के तहत होता है? तो वो होता है आर्टिकल 156 में। राज्यपाल के कार्यकाल की बात आर्टिकल नंबर 106 में की गई है। किसमें? आर्टिकल नंबर 106 में की गई है। अगर वहीं देख लें राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि हमने पहले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सारे के सारे आर्टिकल्स एक शॉर्ट ट्रिक से समझे थे, वैसे ही हम राज्यपाल के सारे आर्टिकल्स अनुच्छेद एक ट्रिक के द्वारा समझेंगे। तो ट्रिक क्या रहने वाली अपनी? राजा का नाक योगा से साफ। क्या? राजा का नाक योगा से साफ। बात करते हैं आर्टिकल की, तो 153, 154, 155, 156, 157, 158 और 159। अगर बात करें राजा होता है। राज्यपाल कौन होता है? राज्य का राजा कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल 153 में, अनुच्छेद 154 में उसका कार्यकाल, 155 में उसकी नियुक्ति, 156 में उसका कार्यकाल, 157 में योग्यता, 158 में सेवा और 159 में शपथ। क्या? शपथ। अगर आपसे पूछा जाए कि जो राज्यपाल होता है वो किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो है अनुच्छेद 213 के तहत। कौन से? अनुच्छेद 213 के तहत। और राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किए गए अध्यादेश की जो मैक्सिमम अवधि होती है वो होती है 6 माह। इसी क्रम में देखते हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। अगर बात की जाए 7वें संविधान संशोधन 1956 की महत्वपूर्ण बनता है
किंतु महत्वपूर्ण बनता है। इसमें 2 या अधिक राज्यों के लिए एक व्यक्ति को ही राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और इसी 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ही राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना भी की गई थी। किसकी? राज्य पुनर्आयोग की भाषा के आधार पर स्थापना भी की गई थी। और 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के तहत क्या हुआ था? तो उच्च न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। तो किस अधिनियम से की गई थी? तो वो की गई थी 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के तहत। 26वां क्या कहता है? तो 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 प्रीवी पर्स थी उसके उन्मूलन की बात करता है। 38वां संविधान संशोधन 1975 अध्यादेशों को पारित करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों की शक्तियों का बढ़ना बताता है। वही एक महत्वपूर्ण आर्टिकल बनता है आर्टिकल 167 जो राज्यपाल को सूचना देने का कार्य कर्तव्य होगा। किसका? राज्यपाल को सूचना देने का कर्तव्य होगा वो किसका? उस राज्य के मुख्यमंत्री या फिर सीएम का, चीफ मिनिस्टर का। अगर बात करें राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? वो किया जाता है 1/6 सदस्यों को। कितने? 1/6 सदस्यों को। अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या से 1/3 ज़्यादा नहीं होगी। 1/3 से ज़्यादा नहीं होगी। अगर बात करें अगले प्रश्न की, एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पा दिकारम शिल्पाधिकारम की रचना लगभग कितने वर्ष पहले इलांगो नामक कवि ने की थी? तो वो की थी लगभग 1800 वर्ष पहले। यह क्या जो शिल्पा दिकारम क्या है? तो यह एक तमिल भाषा का ग्रंथ है। क्या? तमिल भाषा का ग्रंथ है। इसी क्रम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है संगम कविताओं में उल्लिखित तमिल शब्द मोवेंद्र का अर्थ क्या होता है? तो मोवेंद्र का अर्थ होता है 3 प्रमुख। कौन? 3 प्रमुख। वो 3 प्रमुख कौन थे? वो थे चेर, चोल और पांड। आपको इन तीनों की राजधानी कमेंट बॉक्स में बतानी है। किस शहर में संगम भाषाओं का आयोजन किया संगम सभाओं का आयोजन हुआ था? किसका? संगम सभाओं का आयोजन हुआ था। तो हुआ था मदुरई में। एक और तीसरे का हुआ था और दूसरे का हुआ था कपाटपुरम में एक पुस्तक लॉन्च हुई थी। वो हुई थी तोला किकपियम। यह तमिल व्याकरण ग्रंथ है। क्या? यह तमिल का व्याकरण ग्रंथ है। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था राजेंद्र चोल तृतीय। और राजेंद्र चोल तृतीय। अगर आपसे संस्थापक की बात की जाए तो संस्थापक था विजयालय चोल। कौन? विजयालय जो पल्लवों का सामंत हुआ करता था। आपका अगला प्रश्न है मलिक काफूर ने हमला कर किस पांड्य राजा को मदुरई में लूटा था? तो वो था वीरा पांड्या फोर्ट। कौन? वीरा पांड्या फोर्ट को लूटा था। अभियान अगर पूछा जाए मलिक काफूर ने कौन कौन से अभियान चलाए थे? तो मंगोल अभियान 1603 ईस्वी, देवगिरी अभियान जो यादव वंश पर चलाया था 1308 ईस्वी में। वहीं वारंगल अभियान 1310 ईस्वी में। वहीं 1310 में ही चलाया था पांड्य वंश अभियान। कौन सा? पांड्य वंश अभियान। वहीं द्वार समुद्रम अभियान 1311 ईस्वी में चलाया था।
होयल्स वंश की राजधानी हुआ करती थी। किसकी? होयल होयलस होयसल वंश की राजधानी हुआ करती थी। इसी क्रम में पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टिन पाया जाता है, वो है बस्तर। बस्तर छत्तीसगढ़। कौन सा? बस्तर छत्तीसगढ़। अगर आपसे पूछा जाए कि टीन विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है चीन में। टीन, जो टिन है, टिन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो वो होता है SN। क्या होता है? SN। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, खेतड़ी एवं मान भंडार तांबा। जो मान भंडार, जो तांबा से संबंधित है, किस राज्य में है? वो है राजस्थान राज्य में। अगर जावर पूछा जाए, जावर किससे संबंधित है? तो जस्ता से संबंधित है, भी राजस्थान में है। बादाम पहाड़ तथा केंद्रमुख जो लोहा की खदानें हैं, ये कहाँ पर हैं? तो ये कर्नाटक में है। वहीं बालाघाट एवं छिंदावड़ा है मैग्नीशियम की खदानें हैं, कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो भंडारा कहाँ है? महाराष्ट्र में, मैग्नीशियम के लिए। करणपुरा कोयला की खदानें हैं, ये कहाँ पर है? तो ये भी झारखंड में। का झारखंड में। कोलार और हट्टी की जो खदानें हैं, वो कर्नाटक में। किससे संबंधित है? तो स्वर्ण से संबंधित है। सोने की खदानें हैं। नेल्लोर अब्रक की खदानें जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 रुपए के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है, तो कौन करता है? वो करते हैं वित्त मंत्रालय के सचिव। कौन? वित्त मंत्रालय के सचिव 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर करते हैं। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि वर्तमान में वित्त आयोग के सचिव कौन है, तो वो है टीवी सोमनाथन। कौन? टीवी सोमनाथन। 1 रुपए से अधिक का जो नोट होता है, उस पर कौन साइन करता है? तो उस पर आरबीआई के गवर्नर धारा 22 के अंतर्गत इन नोटों पर हस्ताक्षर करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है नोटों से कि नोट पर कुल कितनी भाषाएं होती हैं, तो नोट पर कुल 17 भाषाएं होती हैं। और जो नोट के साइड पर एक ऐसा पैनल सा बना होता है, उस पैनल पर कुल कितनी भाषाएं अंकित होती हैं, तो उस पर कुल 12 भाषाएं अंकित होती हैं। हिंदी और अंग्रेजी उस पर अंकित नहीं होते हैं। कौन सी? हिंदी और अंग्रेजी उस पर अंकित नहीं होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो निकट दृष्टि दोष होता है, इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है, तो वो लाया जाता है नतोदर, जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस या अवतल लेंस के नाम से भी जानते हैं। निकट दृष्टि दोष का ही नाम मायोपिया होता है। क्या? निकट दृष्टि दोष को ही हम मायोपिया कहते हैं। अगर वही पूछ लिया जाए कि दूर दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हाइपर मेट्रोपिया। क्या? हाइपर मेट्रोपिया। इसमें इसके इसके से संक्रमित व्यक्ति कौन सा? उन्तोदर या कॉन्वेक्स या उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। जरा दृष्टि दोष के लिए हम दियोफोक्सी या बायोफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसे हम प्रेस बायोपिया भी कहते हैं। क्या? प्रेस बायोपिया के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पीतल निम्न में किस धातुओं के मिश्रण से बनती है, तो पीतल तांबा एवं जस्ता के मिश्रण से बनती है, जिसमें तांबा लगभग 70% पाया जाता है। वहीं कांसे की बात की जाए तो कांसा कॉपर प्लस टिन से मिलकर बनता है, जिसमें कॉपर 88% होता है। सोल्डर की बात की जाए तो लेड और टिन से बनता है। लेड लगभग 68% पाया जाता है। अगर बात की जाए प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो प्लाज्मा में जो जल का प्रतिशत होता है वो होता है 90%। लाल रक्त कोशिकाओं को किस रूप में भी जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है, तो एरिथ्रोसाइड के रूप में भी जाना जाता है। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस की
का जीवन काल कितना होता है? तो होता है 120 दिन। इनका निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। इनका मृतगाह कब हो कहाँ होता है? तो वो पीलिया या फिर यकृत में होता है। डब्ल्यूबीसी को किस और अन्य नाम से जानते हैं? वो है ल्यूकोसाइट्स या ल्यूकोसाइट्स नाम से जानते हैं। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो वो हाथी की। सबसे छोटी तो वो कस्तूरी हिरण की। किसकी? कस्तूरी हिरण की। अगर बात करें प्रकाशित तंतु, जो प्रकाशित तंतु है, इनका जनक ही किन्हें कहा जाता है? तो नरेंद्र सिंह को इनका जनक ही कहा जाता है। और एक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो सिद्धांत है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको हम एंटीस्कोपी, हीरे की चमक और रेगिस्तान में मरीचिका का बनना एक किस कारण होता है? तो यह होता है प्रकाशिक तंतु के कारण। किसके? प्रकाशिक तंतु के कारण होता है, जिसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कहते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अपना अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा देश नाटो नाटो का 32वां सदस्य बना है? तो नाटो का जो फुल फॉर्म होता है एग्जाम में पूछा जाता है, होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। इसका जो 32वां सदस्य देश बना था वो बना था स्वीडन। स्वीडन जो स्टॉकहोम स्टॉकहोम इसकी राजधानी। किसकी? स्वीडन स्टॉकहोम की राजधानी है। 31वां कौन सा है? वो है फिनलैंड। इसकी फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। हेलसिंकी इसकी राजधानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नई दिल्ली में डिफेकॉनेंट 2024 के दौरान रक्षा मंत्री ने कौन सी योजना शुरू की थी? वो की थी अदिति योजना। कौन सी? अदिति योजना। कहाँ से? नई दिल्ली से। हाल ही में सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो किया गया था 2023 में। अगर बात की जाए इनकी महत्वपूर्ण बुकों की, तो वॉइस ऑफ वॉइस ऑफ अदरवाइज, डॉलर बहू और 3000 टाके इनकी पुस्तकें हैं। तो वो हैं सुधा सुधा मूर्ति की। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व खोला गया है? तो वो खोला गया है गोंडा में। यह खोला जाएगा तो कहाँ? गोंडा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर बना है? तो वो महाराजगंज में। यूपी का पहला गाय अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो वो है मुजफ्फरनगर में। कहाँ पर? मुजफ्फरनगर में है। अब देखते हैं सेट नंबर 19। सेट नंबर 19 क्या कहता है कि किस नृत्य की मूल शब्दावली में युद्ध तकनीकों का नाट्य स्वरूप नाट्य स्वरूप पक्षियों और जानवरों की शैलीगत चालें एवं गांव की गृहिणियों के कामकाज पर आधारित गतिविधियां शामिल हैं और ज़्यादातर पूर्वी भारत के पुरुष नर्तकों द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो कौन सा है? वो है छऊ नृत्य। कौन सा? छऊ नृत्य। छऊ नृत्य में 2024 में पद्मश्री पाने वाले व्यक्ति हैं नेपाल चंद्र सूत्रधार। अगर बात करें छऊ कौन सा है, छऊ कितने प्रकार के होते हैं? तो छऊ 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। उनमें कौन सा छऊ है जिसमें मास्क या मुखौटे का प्रयोग नहीं होता है? तो वो है मयूरभंज, जो उड़ीसा में मनाया जाता है। अगर बात करें यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में छऊ को कब शामिल किया गया था? तो वो 2010 में शामिल किया गया था। छऊ एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है और इसे गजानन उत्सव पर मनाया जाता है। अगर पूछा जाए चमकीला नृत्य किसे कहते हैं? तो वो भी छऊ को कहते हैं। जो छऊ नृत्य है इसमें भगवान शिव के लिए पूजा की जाती है। इसी क्रम में बात करते हैं छऊ से संबंधित प्रमुख कलाकार जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे अपने हो गए मकरध्वज दरोगा, केदारनाथ साहू,
शशधर आचार्य। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नाम बनते हैं। एग्जाम की दृष्टि से जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलूना कबुइनी किस नृत्य से संबंधित हैं? वह मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। आपको बताना है मणिपुरी नृत्य कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। अगर इसकी कलाकार की बात करें तो एलम इंदिरा देवी, बाई गामनी देवी, ये किससे संबंधित है? तो यह मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। जो अलूना है, अलूना कबुइनी, ये किस और नृत्य से संबंधित हैं? वह कबुई, जो कबुई नृत्य से भी संबंधित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्र वादक है। किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो वह तबला वादक है। क्या? तबला वादक है। तबला वादक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नाम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे पंडित शंकर घोष हो गया, संदीप दास हो गया। अगर बात करें मुसलमानों द्वारा मनाए जाने वाले किस त्योहार को बारह वफात के नाम से जाना जाता है? क्या? 12 वफात के नाम से जाना जाता है। तो वो है मिलाद उन नबी। इसे हम पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, वह पहला महिला क्रिकेट विश्व कप किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? तो वह किया गया था इंग्लैंड के द्वारा। आपको बताना है कि जो महिला क्रिकेट विश्व कप शुरू हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1973 ईस्वी में। इसमें जो विजेता टीम रही थी वो थी इंग्लैंड और उप विजेता रहा था ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा विजेता टीम कौन रही है? तो वो रही है ऑस्ट्रेलिया, 8 बार। अगर पूछा जाए कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो वो किया जाएगा भारत में। कहाँ पर? भारत में किया जाएगा। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, मैराथन में तय की जाने वाली अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो अधिकतम दूरी पूछी गई है, वो कितनी होती है? अगर अधिकतम दूरी की बात की जाए तो वो होती है 42.195 किलोमीटर। अगर इसको कभी कभी मील में पूछ लिया जाता है तो 26 मील, और गज में पूछ लिया जाए तो 385 गज होता है। अगर बात की जाए कि इसे ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, जो मैराथन है इसे ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, तो मील जो पुरुष मैराथन है उसको 1896 में, और वहीं फीमेल या महिला मैराथन को ओलंपिक में 1984 में शामिल किया गया था। मैराथन के भारतीय कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं जो भारतीय हैं, जैसे विश्वनाथ सिंह हो गया, एग्जाम में पूछे जाते हैं, राम सिंह यादव हो गया, और ललिता पवार हो गया। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, पावर लिफ्टिंग में किस भारोत्तोलन शैली का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है डेड लिफ्ट का। किससे? डेड लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। जो भारोत्तोलन शैली होती है वो कौन कौन सी होती है? वो 3 प्रकार की होती है। कौन सी? डेड लिफ्ट, और एक स्क्वायर लिफ्ट, और एक बेंच प्रेस। क्यों? बेंच प्रेस। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना AIBA है, IAIBA मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिताओं में मुकाबलों के प्रत्येक राउंड में कितने मिनट होते हैं? तो वो होते हैं 2 मिनट। अगर बात की जाए मैदान की, तो मैदान को हम रिंग्स, जहाँ पर मुक्केबाजी होती है उसे हम रिंग कहते हैं। अगर इसका एरिया पूछ लिया जाए तो जो बड़ा एरिया होता है वो होता है 6.1 मीटर स्क्वायर, और छोटा एरिया होता है 4.9 मीटर स्क्वायर। अगर बात की जाए कि मैला आंचल नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? मैला आंचल नामक उपन्यास के लेखक हैं। एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें बनती हैं, जैसे फडीश्वर नाथ रेडू मैला आंचल के, वहीं कितने पाकिस्तान कमलेश्वर के, विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई की पुस्तक है। वहीं अगर पूछ लिया जाए रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह की,
कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, जैसे प्रेमचंद की पुस्तकें गबन, गोदान, रंगभूमि, सेवा सदन और कर्मभूमि। अगर महादेवी वर्मा की पूछी जाए तो यामा, नीरजा हो गया। चंद्रवरदाई की पूछी जाए तो पृथ्वीराज रासो। सुमित्रा नंदन पंत की चितंबरा, इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हरिवंश राय बच्चन की मधुबाला या मधुशाला। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी, कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी। अगर धर्मवीर भारती की पूछी जाए तो ठंडा लोहा, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। क्या सूरज का सातवां घोड़ा किसकी है, तो वो है धर्मवीर भारती की। इसी क्रम में अगर आपसे पूछ लिया जाए जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, जयशंकर प्रसाद की जो महत्वपूर्ण रचना है वो आंसू, कामायनी, झरना और लहर। मैथिली शरण गुप्त की बहुत ही पूछी जाने वाली पुस्तक है वो है साकेत। कौन सी, साकेत। अगर आपसे पूछा जाए कि धुसका किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है, तो वो है झारखंड का। कहाँ, झारखंड का। अगर पंजाब का पूछा जाए तो मक्के की रोटी, सरसों दा साग, केरल का अप्पम, जम्मू एंड कश्मीर का रोगन जोश, वहीं बिहार का लिट्टी और चोखा। एग्जाम में कई बार पूछा गया। गोवा का पूछा जाए तो बिंदालू, इसको बालचो और सोर पोटेट भी कहा जाता है। अगर वेस्ट बंगाल की पूछी जाए तो आलू पोस्तो। क्या, आलू पोस्तो कहाँ का है, वो है हमारा पश्चिम बंगाल का। अगर बात करें राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो वो हो सकती है 40। कितनी, 40। और अधिकतम विधानसभा की कितनी सीटें हो सकती हैं, तो वो हो सकती हैं विधानसभा की सीटों की 1/3। अगर पूछा जाए कि विधानसभा की न्यूनतम सीटें कितनी होती हैं, तो वो होती हैं 60। और अधिकतम कितनी हो सकती हैं, तो वो हो सकती है 500। अपवाद की बात की जाए तो अपवाद की बात है पुडुचेरी की 30 सीटें हैं, वहीं तेलंगाना की 40 और सिक्किम की सबसे कम 32। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक सीटें विधानसभा की किस राज्य की हैं, सबसे अधिक में आता है उत्तर प्रदेश 403। उसके बाद वेस्ट बंगाल 294, महाराष्ट्र 288, बिहार 243 और उसके बाद तेलंगाना 234। अगर आपसे पूछा जाए कि किन किन राज्यों के जोड़ों में विधानसभा की सीटों की संख्या बराबर रहती है, तो वो रहती है छत्तीसगढ़ और हरियाणा से 90-90। वहीं अगर मिजोरम और गोवा की बात की जाए तो इसमें 40-40। अगर मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा पूछ लिया जाए तो इनकी सीटें 60-60 रहती हैं। अगर वहीं दिल्ली और उत्तराखंड की पूछी जाए तो वो 70 सीटें बराबर रहती हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो सेवन सिस्टर में अपवादिक के रूप में असम की कुल कितनी सीटें हैं, तो वह हैं 126। क्या, सबसे अधिकतम सीटें हैं वो हैं असम की 126। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, तो जो राज्य मंत्रिपरिषद होती है वो राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस आर्टिकल के तहत अनुच्छेद 164 में यह कहा गया है, किसी भी भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने पद को ग्रहण करने से पहले किसकी शपथ लेता है। तो अगर बात की जाए राज्यपाल की शपथ की, तो तीसरी अनुसूची के अनुसार यह शपथ ग्रहण करता है। तो राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने यह शपथ लेता है। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस 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 राजवंश के तहत कदमाई भू राजस्व का एक रूप था, तो वो था चोल राजवंश के समय। अगर कुछ महत्वपूर्ण कर पूछ लिए जाए, जैसे श्रम कर को क्या कहते थे, तो बेटी कर। कृषि कर को हम उपज का 1/6 दिया करते थे। निर्णय कर क्या था, तो यह नगद के रूप में लिया जाता था, इसे सेना कर भी कहा जाता था। अगर वहीं आपसे उदक कर पूछ लिया जाए तो यह सामाजिक सुरक्षा का कर होता था। क्या, सामाजिक सुरक्षा का कर होता था। आप लोगों को बताना है हली बकारा कर किस पे लिया जाता था, हली बकारा कर किस पे लिया जाता था, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न। जो अपना अगला प्रश्न है, चोल काल के दौरान व्यापारियों के संघों को किस नाम से जाना जाता था, वो जाना जाता था नगरम के नाम से जाना जाता था। चोल प्रशासन में उन गांवों की सभा
थी जहाँ मुख्य रूप से ब्राह्मण रहते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था और क्या कहा जाता था? और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई भी माना जाता था। चोल शासन में और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई भी माना जाता था और यह आम लोगों की सभा हुआ करती थी। यह आम लोगों की सभा हुआ करती थी। एक था खिल्प। खिल्प क्या था? यह एक सौ मतलब 100 सैनिकों की इकाई, 100 सैनिकों की एक टुकड़ी को हम खिल्प के नाम से जानते थे। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, जो अपना अगला प्रश्न है कि चोल शिलालेख एक विद्यालय के लिए उपहार में दी गई भूमि का वर्णन किस रूप में करते थे? वो करते थे सलभोग। सलभोग कहा जाता था। अगर वहीं आपसे पूछ ली जाए कि मंदिर को दान दी गई भूमि, मंदिर को दान दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता तिरुनमट्टुकन्नी। क्या? तिरुनमट्टुकन्नी। अगर पूछ ली जाए पलिछंदनम जैन संस्थानों को दी गई भूमि को कहा जाता था। बेलनब गई ब्राह्मणों को दी गई भूमि कही जाती थी। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है? तो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था, वो माना जाता था राजा राज प्रथम को। इसको गंगईकोड चोलवी के नाम से भी जाना जाता था। इसी ने बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण, जो शिव को समर्पित है, तंजावुर तमिलनाडु में बनवाया था। अगर आपसे पूछा जाए कि मेजिनोट रेखा किस देश के बीच स्थित है? अगर मेजिनोट रेखा की बात की जाए तो यह फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं देख ली जाती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, डोरन रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच, 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच, 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है ग्रैंड कैन्यन किस देश में स्थित है? अगर पूछा जाए ग्रैंड कैन्यन कहाँ है, तो वो है अपना अमेरिका में। ग्रैंड कैन्यन कोलोराडो नदी पर स्थित। कहाँ पर? कोलोराडो नदी पर स्थित है और यह दुनिया की सबसे बड़ी घाटी है। यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटी है। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो वो है मांजुली द्वीप, जो असम के जोरहाट जिले में स्थित है। और ये किस नदी पर है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी में है। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी में है। पर अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है, तो वो है मयूर द्वीप। इसे उमानंद द्वीप नाम से भी जाना जाता है और यह भी कहाँ पर है? यह भी असम में है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली जल संधि को हम जिब्राल्टर के नाम से जानते हैं। अगर एशिया और नॉर्थ अमेरिका को जो अलग करती है, उसे हम बोरिंग के नाम से जानते हैं। किसे? बोरिंग के नाम से जानते हैं। सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण किस कारण से होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो उस परिस्थिति को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या? सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? वो थे डॉक्टर उर्जित पटेल। कौन थे? डॉक्टर उर्जित पटेल। नोटबंदी कब हुई थी? नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को। और नोटबंदी के समय ही वित्त मंत्री कौन थे? तो वो थे अरुण जेटली जी। कौन? अरुण जेटली जी। अगर पूछा जाए जब एलपीजी आया था तब 1961 में, उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो वो थे एस वेंकटरमणी। आरबीआई का जब राष्ट्रीयकरण 1949 में गया था, उस समय आरबीआई के गवर्नर सी.डी. देशमुख। अगर वहीं 1969 के समय जब 16 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो वो थे एल के जहां। कौन? एल के जहां। अगर आपसे पूछा जाए कि 1980 में जब 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? वो थे डॉक्टर आई.जी. पटेल। कौन से? आई.जी. पटेल। अगर एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय पूछा जाए तो वो मुंबई में है। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 ईस्वी में की गई थी। कब? 1994 ईस्वी में की गई थी। भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक
क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की बात की जाए तो वो है इलाहाबाद बैंक। कौन सा? इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक का विलय एक अप्रैल 2020 को इंडियन बैंक के साथ कर दिया गया है। क्या? इंडियन बैंक के साथ कर दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए इराट का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? IRDAT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन एक्शन ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत कभी की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1999 ईस्वी में की गई थी, लेकिन यह लागू हुआ था 2000 में। कब? 2000 में। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, वाशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वाशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वो करती है अपकेंद्रण बल का कार्य क्या होता है? अपकेंद्रण बल जो भी चीज किसी वस्तु के बीच में हो और उसे बाहर निकालने का कार्य करे, वहाँ पर अपकेंद्रण बल होता है। इसके कुछ अन्य उदाहरण पूछ लिए जाए, जैसे दही से मक्खन को अलग करना अपकेंद्रण प्रक्रिया कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और ऑक्सीजन का संयोग होता है, और ऑक्सीजन के संयोग के कारण यहाँ से हाइड्रोजन का भी त्याग किया जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि, और यही सबसे भारी आंतरिक अंग भी का माना जाता है। इसका वजन 1.44 किलोग्राम से लेकर 1.66 किलोग्राम तक होता है। अगर पूछा जाए कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो वो भी यकृत में होता है, और यकृत ही वसा का विघटन करता है। क्या? वसा का विघटन कौन करता है? वो भी यकृत करता है। और विटामिन ए का संग्राहक भी यकृत कहलाता है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है अग्नाशय है। और सबसे छोटी ग्रंथि पूछ लिया जाए तो ये होती है पीनियल ग्रंथि। आपको बताना है पीनियल ग्रंथि शरीर के किस अंग में पाई जाती है? पीनियल ग्रंथि शरीर के किस अंग में पाई जाती है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो वो होता है हाइपोथैलेमस में इसका ताप नियंत्रण होता है। हाइपोथैलेमस के कारण कौन कौन सी प्रक्रियाएं शरीर में होती हैं? जैसे भूख का लगना, प्यास का लगना, प्यार का उमड़ना, घृणा, पसीना, गुस्सा, खुशी, जो भी भाव आते हैं वो हाइपोथैलेमस की वजह से होते हैं। शरीर का संतुलन किस हार्मोन्स की वजह से होता है? तो शरीर का होता है सेरिबेलम हार्मोन्स की वजह से होता है। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च की गई है? तो वो की गई है पंजाब में। पंजाब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अगर पूछा जाए कि जब जो अभी चुनाव हुए थे हाल में ही, वहाँ पर चुनाव आइकन किसने बनाया गया था? तो वो बनाया गया था शुभमन गिल को। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैपिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो भी पंजाब बना है। डोर स्टेप सर्विस योजना कहाँ पर शुरू की गई? तो वो भी पंजाब में। नशा मुक्ति अभियान कहाँ पर चलाया गया है? तो वो भी चलाया गया है पंजाब में। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है? तो वो मिला है महाराष्ट्र राज्य के। इसके महाराष्ट्र को आपको बताना है महाराष्ट्र की राजधानी और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? महाराष्ट्र की राजधानी और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? हाल ही में किस देश ने WTO में चावल के लिए शांति खंड लागू किया है? तो वो किया है भारत ने। किसने? भारत ने। अगर बात की जाए WTO की, तो WTO की स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 ईस्वी में, और इसका हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा में। अगर पूछा जाए कि इसके प्रमुख कौन है? तो वो है नागाजी ओमकाजा इकोबा। यह प्रथम महिला और प्रथम अफ्रीकी महिला भी हैं। अगर पूछा जाए कि WTO में कुल कितने सदस्य हैं? तो 164 सदस्य। 164वां सदस्य कौन बना है? तो वो बना है अफगानिस्तान। अगर पूछा जाए कि हाल ही में भारत ने किस देश में 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी हैं? तो वो है नेपाल देश को। किसको? नेपाल देश को। और हाल ही में नेपाल और भारत के बीच एक अभ्यास हुआ था, सैन्य अभ्यास, उसका नाम क्या था? तो वो शांति प्रयास फोर्स
का शांति प्रयास फोर्थ सैन्य अभ्यास हुआ था। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको हमारे चैनल से संबंधित जितनी भी पीडीएफ है वो सारी की सारी वहाँ पर उपलब्ध हो जाती हैं।